क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा? आपने पुष्प की संरचना पढ़ लिया है, जिसमें संरचना में आपको पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद से पुष्प का माला जनन अंग स्त्रीकेसर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, यानी हमें स्त्रीकेसर भी प्राप्त हो गया और क्या प्राप्त हो गया, पुंकेसर भी प्राप्त हो गया। अब चूंकि नर और मादा जनन अंग मिल गए तो अब हमको क्या करना है, इनके माध्यम से निषेचित कराकर और उसको अपने जैसे संतान को क्या करना है, जन्म दिलाना है। तो अब जन्म दिलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? जैसे हम निषेचन क्रिया होती है, वैसे इनमें क्या होता है, पुष्पों में परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया क्या होता है बेटा? परागण का मतलब है कि जो आप जानते हो कि जो पुष्प के अंदर ये क्या होते हैं, परागकोश होते हैं और वर्तिका होता है। तो इस परागकोश से क्या होता है, इस परागकोश के अंदर से जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसमें से परागकण निकलते हैं और ये परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब ये परागण जो है निम्न क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक 100 परागण होता है, एक सजात पुष्प परागण होता है, एक पर परागण होता है। आपको बताया गया था कि अगर मान लो कोई पुष्प है, जैसे यह एक पुष्प है, अगर इस पुष्प के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, आपको पुंकेसर भी मिल रहा है, यानी परागकोश भी मिल रहा है, वर्तिकाग्र भी मिल रहा है। अगर इसमें से क्या हो रहा है कि परागकण निकलकर और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, जब इसे क्या कहते हैं, 100 परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 परागण। अगर यहाँ दूसरा देख रहे हो कि ये एक पौधा है, इसमें एक डाल पे एक ये पुष्प है और दूसरे में ये पुष्प है। अगर इस पुष्प का परागण निकलकर इस पुष्प पर यानी इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर आकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर बैठता है परागकण, तो ये क्या कहलाता है, सजात पुष्प परागण कहलाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये एक पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, अगर इस पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अब हम इसमें से एक एक को क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। 100 परागण के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला आपको बताया गया था कि जो 100 परागण क्रिया होता है उनमें क्या होता है, उनकी आनुवंशिकता समान होती है। क्या होती है? उसमें कोई उनकी आनुवंशिकता में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। और दूसरा क्या होता है कि इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए इसमें किसी कारक या एजेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी ये यहीं से यहीं पे हो जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ये क्या होगा, यहाँ से परागकण को अगर यहाँ लाना है तो कोई ना कोई कारक या माध्यम चाहिए जो इनको उठाकर कहाँ लाए, इसके वर्तिकाग्र पर। तो इसमें आनुवंशिकता तो समान होगी, लेकिन क्या होगा आप देखोगे तो जो इनमें परागकण को लाने की जो प्रक्रिया है, इसको लाने के लिए हमें किसी ना किसी एजेंट या कारक की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ देखो भाई ये अलग है तो इसका आनुवंशिक अलग, इसका आनुवंशिक गुण अलग है, इसका आनुवंशिक गुण क्या है, अलग है। तो इसमें आनुवंशिक गुण जब पर परागण क्रिया होती है तो इसमें आनुवंशिक गुण समान नहीं होता है, इसमें क्या होती है, भिन्नता होती है। और इसमें भी अब यहाँ से यहाँ तक उड़ा के लाना है तो भाई कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, उड़ा के लाना है, जिस माध्यम से अगर यहाँ इस पुष्प का क्या हम ले रहे हैं, परागकण ले रहे हैं और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचा रहे हैं, तो किसी ना किसी कारक की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक को ध्यान से देखते हैं। पहले 100 परागण को देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, पर परागण। 100 परागण आपको बताया गया होगा। 100 परागण का परिभाषा हमने क्या बताया, यही बताया गया कि जब किसी पुष्प के कोई पुष्प है, उसके पुष्प के परागकोश से परागकण अगर निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये क्या कहलाता है, 100 परागण क्रिया कहलाता है। ठीक ना। अब 100 परागण के लिए अनुकूलन क्या होनी चाहिए, तो इसके अनुकूलन क्या होने चाहिए, इसके अनुकूलन अब यहाँ पे लिखोगे 100 परागण के लिए अनुकूलन, तो इसके अनुकूलन निम्नलिखित है। पहला है
कि ये द्विलिंगी होना जरूरी है। यानी पहला क्या होगा, द्विलिंगी होना जरूरी है। द्विलिंगी का मतलब क्या है, यानी जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों शामिल हो, वह क्या कहलाता है, द्विलिंगी। तो इस अब ये यहीं से ये घटना होनी है, तो इसका मतलब इसी पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर भी होना जरूरी है और क्या होना जरूरी है, पुंकेसर भी होना जरूरी है। दूसरा जो है समकाल परिपक्वता, यानी समकाल परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इसमें परागकोश है और वर्तिकाग्र है, अब इन दोनों को एक निश्चित समय पर परिपक्व होना भी क्या है, जरूरी है। अब दोनों परिपक्व नहीं होंगे तो ये कैसे प्रक्रिया संभव हो पाएगी, इसलिए दोनों को एक साथ परिपक्व होना क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। तीसरा था अनुमील्य परागणीय पुष्प। अनुमील्य का मतलब होता है कि जो जिन पुष्प के अंदर क्या होता है, स्वपरागण क्रिया होती है, वह पुष्प जानते हो क्या होता है, बंद पुष्प होते हैं, यानी एकदम ऐसे बंद रहते हैं। तो अनुमील्यता का मतलब क्या है, बंद पुष्प। यानी ये कैसे होते हैं, स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है वह अनुमील्य पुष्प होते हैं, यानी बंद पुष्प होते हैं। और सारी घटना क्या होती है इनके यानी इसी में इसके अंदर ये बंद, ये जैसे पुष्प बंद है और ये पुष्प बंद हुआ, इसी के अंदर क्या हुआ, परागकोश भी परिपक्व हुआ, इन परागकण भी क्या हुए, परिपक्व हुए, और ये कौन हुआ, वर्तिकाग्र भी क्या हो गया, परिपक्व हुआ, और इसमें से परागकण निकले परागकोश से और निकल के इसके अंदर ये क्या कर दिए, वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाते हैं। चौथा बताया गया था आप लोगों को, चौथा ये बताया गया था कलिका प्रांगण। कलिका का मतलब होता है, कलिका कहा जाता है कली, कली समझते हो ना, कली किसको कहा जाता है, जो नाजुक होता है, जो मासूम होता है, यानी जो बाल्य अवस्था में होता है। यानी इनमें जो है परागण की क्रिया जो है बाल्य अवस्था में ही क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी अभी छोटे रहते हैं तभी, जैसे आप धान और गेहूं देखे हो, धान गेहूं का अभी देखते हो जैसे उसमें निकलता है, अभी छोटा सा अभी बाल्य अवस्था में रहता है, तभी उनमें क्या होता है, परागण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो ये रहा स्वपरागण का क्या अनुकूलन, यानी स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या क्या होना चाहिए। अब स्वपरागण से लाभ क्या है आपको, तो ध्यान देना, स्वपरागण से लाभ आपको निम्नलिखित है। पहला तो होता है कि स्वपरागण क्रिया क्या होती है, सरल होती है, बहुत आसान होती है। क्यों आसान होती है, भाई यहीं से यहीं तो क्या करना है, यहीं से परागण को निकल के इसी के अंदर बैठ जाना है, तो कहीं ज्यादा इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्रिया क्या होती है, आसान होती है। दूसरा जो है, इसमें परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। अगर मान लो कि परागकण को यहाँ से यहाँ उड़ा के ले जाना है, यहाँ उड़ा के लाना है, तो कोई ना कोई कारक चाहिए। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी ले जा रही है, तो मान लो उसने पैर में चिपकाया और पैर में चिपका के ले जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ परागकण गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे। लेकिन इसमें ये बंद है, इसमें से परागकण कहीं बाहर गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो परागकण इसी के अंदर रह जाता है। इसलिए स्वपरागण क्रिया में जो है कि अगर किसी पुष्प के जो परागकोश है उसमें क्या हो रहा है, परागकण कम भी बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं। तीसरा बताया गया था कि पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। शुद्ध वंशक्रम का मतलब क्या है, भाई सीधी सी बात है कि इसमें कहीं से मिलावट नहीं हो रहा है, परागकण इसी पुष्प के परागकण है और इसी पुष्प पर बन रहा है, तो इनसे जो बच्चा पैदा होगा सेम यही होगा ना, उसमें कोई मिलावट होगी, कोई अशुद्धियां होगी तो शुद्ध होगा। लेकिन अगर यहाँ से ये यहाँ ला रहा है, जैसे मधुमक्खी यहाँ से यहाँ ला रही है, तो मान लो कि इस पुष्प पर भी बैठी, एक अलग पुष्प है उस पर भी बैठी, तो उसका भी परागकण चिपका ली, उसका भी परागकण चिपका ली, तो अब बताओ जो उसका वंश होगा वह शुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा, अधबेसरा। क्या होगा, अधबेसरा होगा। यानी उसका भी गुण सूत्र उसमें, उसका भी गुण मिल रहा है और दूसरे वाले का भी गुण क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इनमें क्या होता है, स्वपरागण में जो संतान होते हैं वह शुद्ध होते हैं, उनमें कोई अशुद्धियां नहीं होती। तीसरा जो है, यानी इसमें हानिकारक जिन नहीं जाता। चौथा जो है, इन पुष्पों को मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है।
भाई आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करते हैं। वह रासायनिक पदार्थ में कुछ क्या होती है, कुछ गंध होती है। उस गंध के माध्यम से जैसे कीट पतंगे हैं, ये क्या होते हैं, उसके स्मेल के वजह से वहाँ पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद से क्या करते हैं, वह मकरंद को चूसते हैं, वो उनसे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे चूसते हैं तो परागकण उनके पैरों में क्या होता है, चिपक जाता है। तो इसमें किसी का माध्यम की आवश्यकता है नहीं है, तो इसको इसलिए मकरंद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। अब आपको बताया गया था कि 100 परागण से हानियां क्या है। तो 100 परागण से हानियां बेटा निम्न है। पहला हानि क्या है कि पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अब कैसे संभावनाएं कम हो जाती हैं? जैसे मान लो, देखो एक चीज ध्यान सुनो, पहले ध्यान से आप लोग सुनो। बताया कि विकास दर रुक जाता है। आप लोग देखे हो, जैसे हम लोगों में अंतरजातीय विवाह होते हैं। अंतरजातीय विवाह समझते हो? यानी शेख है तो शेख में शादी होगा, अंसारी है तो अंसारी में, यादव है तो यादव में, हरिजन है तो हरिजन में होगा। लेकिन अभी अपने यहाँ भी एक नया, अपने ही देश में मैं देखता हूँ कि ब्राह्मणों में विवाह कैसे होता है। अगर दुबे है तो शुक्ला में, तिवारी में, उपाध्याय में, इस प्रकार से विवाह होता है। तो जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके अंतर्जातीय विवाह होने से उनके जो वंश हैं कोई ज़्यादा परिवर्तन उनमें नहीं आ पाता है। लेकिन वहीं ब्राह्मण का बच्चा देखना, माइंडली रूप से भी तेज तरार होता है और उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अंतर्जातीय विवाह करने से क्या होता है, उनका विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता है। अगर मान लो कि कोई खानदान ऐसा है जो बौना है और बौने के परिवार खानदान में आप शादी करते चले आ रहे हो, तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा, बौना होगा। उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि इनमें जो है, इन पादपों के विकास जो है बहुत नहीं बढ़ पाती है। दूसरा क्या है, पादपों में उत्पादकता कम होती है, इनकी उत्पादक क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा जो है, पादपों में विविधताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी इसमें कोई विविधता उत्पन्न नहीं होती। अगर मान लो कि बौना है तो क्या रहेगा, बौना ही रहेगा, कोई दूसरा उसमें प्रक्रिया नहीं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो ये हमने 100 परागण को क्या कर दिया, समाप्त कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पर परागण। ठीक है ना, ये आपने देख लिया।